योड कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट पैसेज। ही सो नथिंग, ही हैड नो नाइफ और शार्प इंस्ट्रूमेंट, द ग्रेटिंग ऑफ द विंडो वॉज ऑफ आयरन एंड ही हैड टू ओपन एश्योर्ड हिमसेल्फ ऑफ इट्स सॉलिडिटी। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, ही सो नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा। ही हैड नो नाइफ, उसके पास चाकू नहीं था, या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट या कोई तेज औजार नहीं था, तीखा औजार नहीं था। द ग्रेटिंग ऑफ द विंडो, ग्रेटिंग का अर्थ है यहाँ पे जाली। तो जो विंडो की जो ग्रेटिंग थी वो आयरन की थी और वो काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो जेल में है, जिसका नाम जेंटे है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ही सो नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा, उसके पास कोई चाकू नहीं था, उसके पास कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं था यानी तीखा कोई औजार नहीं था, और जो विंडो की जाली थी वो आयरन की बनी हुई थी और वो काफ़ी मजबूत थी। हिज हिज फर्नीचर, ये वर्ड फर्नीचर है। हिज फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ अ बेड, अ चेयर, ए टेबल, ए पेल एंड अ जग। उसके पास जो फर्नीचर था जेई में क्या क्या शामिल था? एक बेड शामिल था, एक चेयर शामिल थी, एक टेबल शामिल थी, एक बाल्टी थी और एक जग उसमें शामिल था। उसके पास जो फर्नीचर का सामान था उसके नाम पर उसके पास एक बेड, चेयर, टेबल, पेल और जग था। पेल यानी बाल्टी और जग था। द बेड हैड आयरन क्लैम्प्स but they were screwed to the wall and it would have required a screwdriver to take them off. जो जेंटे का बेड था वो दीवार से जो था वो स्क्रू के थ्रू, यानी स्क्रू क्या होता है, पेच के थ्रू जो है वो बंधा हुआ था। यानी बेड कुछ इस प्रकार था कि दीवार के साथ वो कनेक्टेड था और उसमें पेच लगा हुआ था, और उसे हटाने के लिए एक पेचकस चाहिए था, स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, ताकि उस पेच को हटाया जा सके। Dantes had but one resource which was to break the jug. जो डेंटेस था उसके पास सिर्फ एक ही संसाधन था, और वो क्या था कि जो वो जग है उसके पास वो उसको तोड़ दे। एंड विद वन ऑफ द शार्प फ्रेगमेंट्स अटैक द वॉल, और जग के टूटने के बाद उनमें से एक, वन ऑफ द शार्प फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है उसके जो टुकड़े होंगे उनमें से एक जो तीखा टुकड़ा है, जो शार्प टुकड़ा है, उसको वो उठाए और दीवार पर अटैक करे, यानी दीवार पर अटैक करे, यानी दीवार में एक तरह से छेद करे और निकल जाए। ये उसके पास एक आइडिया था उस जेल से बाहर जाने का। ही लेट द जग फॉल इनटू द फॉल ऑन द फ्लोर एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस। तो उसने क्या किया, उसने जग को गिरा दिया, कहाँ पर? फ्लोर पर, फर्श पर, और वो जग है वो कई टुकड़ों में टूट गया। He concealed 2 or 3 of the sharpest fragments in his bed. तो उसने क्या किया, उसमें से 2-3 टुकड़े जो थे, जो जग गिरा था उसके जो टुकड़े थे उसमें से 2-3 टुकड़े डेंटेज ने उठाए और उसे अपने बेड में छुपा लिया। लीविंग द रेस्ट ऑन द फ्लोर, और बाकी को टुकड़ों को वहीं फर्श पर ही छोड़ दिया। द ब्रेकिंग ऑफ द जग वॉज टू नेचुरल एंड एक्सीडेंट टू एक्साइट सस्पिशियन। यानी कि तो जग उसने तोड़ा था, जग का टूटना इतना ज़्यादा स्वाभाविक था कि ऐसे लगा ही नहीं कि जानबूझ के इसे तोड़ा गया है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द जेलर वेंट गम्बलिंग टू फेच अनदर विदाउट गिविंग हिमसेल्फ द ट्रबल टू रिमूव द फ्रेगमेंट्स। अगले सुबह क्या हुआ कि जो जेलर था वो बड़बड़ाता हुआ चला गया दूसरा जग लाने के लिए, और वहां पर जो जग टूटा था उसके जो टुकड़े थे टुकड़ों को उसने समेटना जरूरी नहीं समझा, यानी वो टुकड़े जेगर ने एज इट इज छोड़ दिए। डेंटेज हर्ड जॉयफुली द की ग्रेट इन द योक एज द गार्ड डिपार्टेड। तो फिर डेंटेज जो था उसको एक तरह की कुंजी मिल गई योक को तोड़ने की, जैसे ही गार्ड डिपार्टेड, जैसे ही गार्ड जो है वो चला गया, जैसे ही जेलर वो चला गया। अब देखो बेटा, इसमें ये कहा जा रहा है कि डेंटेनिस ने तो क्या किया था, 2-3 टुकड़े ही छुपाए थे, अब उसे इतने सारे टुकड़े मिल गए वो ऊपर अटैक करने के, क्योंकि वो जो जेलर था, वो जो गार्ड था, उसने उन टुकड़ों को हटाया नहीं था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आलसी था, उसने उसको हटाने की क्या कहते हैं, एक तरह से मशक्कत ही नहीं की, उसे उन टुकड़ों को हटाने का उसने कष्ट ही नहीं किया।
ठीक है, तो डेंटेज की तो एक तरह से योटरी लग गई, ये वाली बात इसमें कही जा रही। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। डेंटेज किस में था बेटा? प्रिजन में था, जेल में था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंटेज वॉज प्लानिंग टू, डेंटे क्या प्लानिंग कर रहा था बेटा? जेल से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था, तो मेक हिज एस्केप, अपने आप को जेल से बाहर लिए जाने की वो क्या कर रहा था? प्लानिंग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गार्ड लेफ्ट द फ्रेगमेंट्स बिकॉज ही वॉज टू लेजी टू बोदर, क्योंकि बहुत लेजी था, उसने कष्ट ही नहीं उठाया उन टुकड़ों को इकट्ठा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंटेज प्रोबेबली ब्रोक द जग, डेंटेज ने वो जग प्रोबेबली कब तोड़ा था, यानी क्या आप कब तोड़ा था डेंटेज ने उस जग को? तो वो बेटा ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि सुबह जेलर आया था तो रात को ही उसने जग को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग was set up in 1965। ये इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र का, जिसे 1965 में क्या किया गया था? सेटअप किया गया था। ठीक है, इट इज द लीडिंग डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम, refineries, petrochemicals, oil, gas processing, offshore structures and platforms, fertilizers, meteorology and powers। तो EII जो है, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो है, वो एक लीडिंग, एक बढ़ती हुई डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंपनी है, जो किस किस चीज़ में डील करती है? पेट्रोलियम्स में डील करती है, रिफाइनरीज में डील करती है, पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है, ऑयल एंड गैस में डील करती है, और किस में डील करती है? फर्टिलाइजर्स में डील करती है, मेट्रोलॉजी में डील करती है। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है, मेट्रोलॉजी का मतलब है बेटा धातु क्रम, और पावर में डील करती है। ठीक है, शक्ति में डील करती है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द EII इंक्लूड, अब सर्विसेज यानी किस तरह की सेवाएं जो है वो EII प्रदान करती है, इसमें क्या क्या है? उन सेवाओं में क्या क्या शामिल है? डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग है, प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शंस है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कमीशनिंग असिस्टेंस है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो किस तरह की सर्विसेज EII प्रोवाइड करता है? डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड करता है, इंजीनियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोक्योरमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है, कमीशनिंग असिस्टेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। इनके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, स्पेशलिस्ट सर्विसेज किस में दी जाती हैं? इन द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है उसके अंदर EII स्पेशल सर्विस प्रदान करता है। और किस में स्पेशल सर्विसेज दी जाती हैं EII के द्वारा? हीट एंड मास ट्रांसफर इक्विपमेंट्स में दी जाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दी जाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मटेरियल में दी जाती हैं, की मेंटेनेंस में दी जाती हैं, रिस्क एनालिसिस में दी जाती हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एडवांस कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या है? स्पेशल सर्विसेज दी जाती हैं। इसमें बेटा बस आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि स्पेशल सर्विस किस में दी जाती हैं EII के द्वारा, किस में सर्विस दी जाती हैं, और किस में ये डील करता है। ये तीन बातें ही इसमें बताई गई हैं, ये वर्ड्स बस आपको ध्यान रखने, यहीं से प्रश्न बनेगा। इट हैज़ टू इट्स क्रेडिट ओवर 4000 असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग 250 मेजर प्रोडक्ट्स। इसने जो अभी तक असाइनमेंट्स किए हैं उसमें से 4000 असाइनमेंट्स ऐसे हैं जहां से इसको जो बकाया है वो प्राप्त होना है, जिसमें 250 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेजर हैं। ठीक है, EII हैज़ एक्सपोर्टेड इट्स सर्विसेज टू ए नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। तो EII ने क्या किया है? उसकी जो सेवाएं हैं उनको एक्सपोर्ट किया है बहुत से देशों को। कौन से महाद्वीप के देशों को? एशिया और अफ्रीका के एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देशों को EII ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EII के बारे में पूछा गया है। ए पेट्रोलियम कंपनी, ए लीडिंग डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी। ठीक है, ये वाली कंपनी है ए लीडिंग डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इसमें ये डील करती है, पेट्रोलियम में ये डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैंडल्स
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैंडल्स प्रोजेक्ट्स ओनली, प्रोजेक्ट्स बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में भी करती है अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल और अब्रॉड भी करती है। अभी हमने पढ़ा ना एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश हैं जिसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। ये लास्ट लाइन हमने देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड डज नॉट डील इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है इनमें से कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनमें डील नहीं करती। कंस्ट्रक्शन में डील करती है, करती है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में डील करती है, करती है। हीट एंड मास ट्रांसफर इक्विपमेंट में डील करती है, करती है। सीमेंट मैन्युफैक्चर में नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों में डील करती है लेकिन सीमेंट मैन्युफैक्चर में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड डील नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंक्लूड। कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। कमीशनिंग असिस्टेंस की जाती है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाती, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की जाती, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियरेंस नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें वर्ब बतानी है इस सेंटेंस में। द अर्थ डैश राउंड द सन। देखो बेटा ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी क्या पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग कर आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई कब किया जाएगा, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में सूचना देता है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ को ये एक्सप्रेस करता है, सार्वभौमिक सत्य की जानकारी देता है। तो सार्वभौमिक सत्य जो है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग कर आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग कर कब आएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर मुझे दे रखा है अर्थ। अर्थ क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस लग कर आएगा। तो मेरे सामने चार ऑप्शन है, मूव, मूव्स, मूव्ड या मूविंग। देखो मूव्ड हो नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, मूविंग हो नहीं सकता क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग कर अप्लाई होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जो लगा है वो ऑप्शन बचा। तो ये नहीं होगा, मूव क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। तो इसका क्या हो जाएगा, द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर समय दे दिया गया। ठीक है, तो समय दे दिया गया तो समय बताने वाले सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड बैगर वॉज डैश बाय अ मैड डॉग। अब देखो बेटा, बाय अ मैड डॉग, इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो दिया होता है। अब पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में वॉज के बाद क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो बाय ए मैड डॉग, इससे पता चला कि सेंटेंस पैसिव वॉइस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, रॉन्ग पोर्शन बताना है। कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इसमें से किस ऑप्शन में एरर है, यानी कौन सा पोर्शन रॉन्ग है।
ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, देखो बेटा ए टीम ऑफ डॉक्टर्स क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। टीम ऑफ डॉक्टर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर नाउन माना जाता है। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, क्या अप्लाई किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को अप्लाई किया जाता है। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, हैज, वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ई एस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, इज, हैज, वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ई एस ऐड हो जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स क्या है, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एक कलेक्टिव नाउन है जिसे सिंगुलर नाउन माना जाता है। तो अब किस पोर्शन में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, क्योंकि ये जो आर है ये प्लूरल वर्ब है, और ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एक कलेक्टिव नाउन है जिसे सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को अप्लाई किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एरर है, क्योंकि गुड नाइट के बाद कुछ बोला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलोर। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस जिनका संबंध भविष्य से है उन सेंटेंसेस में एक हिस्से में, यानी एक हिस्से में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा और एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कहाँ होगा, जिस हिस्से में कंडीशन दे रखी है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर यूज होगा, जब कंडीशन पूरी हो जाएगी, जो घटना कंडीशन पूरी होने के बाद घटेगी, घटना को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अप्लाई किया जाएगा, और जो कंडीशन है उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें देखिए, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बॉम्बे, जब मैं बेंगलोर पहुंच जाऊंगा तब मैं तुम्हें लिखूंगा। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब मैं बेंगलोर पहुंच जाऊंगा के बाद ही तो लिखूंगा। तो कंडीशन पूरी होने के बाद कौन सी घटना घट रही है, आई शैल राइट टू यू, और ये किस में मुझे दे रखी है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दे रखी है, यानी ये बात तो ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, क्योंकि कंडीशन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जाती है, और कंडीशन पूरी होने के बाद जो घटना घटेगी उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, व्हेन आई रीच बॉम्बे आई शैल राइट टू यू, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई किया, तो यहाँ पर शैल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल पॉसिबल मीन्स। अब देखिए ऑल पॉसिबल मीन्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हैज नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट है, हमें बताना है चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। देयर इज ए डैश कब इन ओवर सर्कस। कब होता है, शेर या शावक जो होता है उसके बच्चे को कब बोला जाता है, तो देयर इज अ मेल कब, ये वाला मेल नहीं, ये वाला मेल कब इन ओवर सर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज डैश फॉर द इलेक्शन। कैनवेसिंग और कैनवेसिंग, ये जो डबल एस वाला कैनवेसिंग है इसका मतलब होता है प्रचार। किसके लिए प्रचार, इलेक्शन में किसी कैंडिडेट के लिए या किसी पार्टी के लिए जो प्रचार किया जाता है उसे हम कैनवेसिंग बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग ये होती है CANVASSING, VASS ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज स्ट्रेंथ, ये तो आप सुनते ही आए हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है ब्लेसिंग का एंटोनिम, यानी विपरीत शब्द बताना है ब्लेसिंग का। ब्लेसिंग का मीनिंग क्या होता है, वरदान, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, अभिशाप। अभिशाप को इंग्लिश में बोला जाता है कर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोर्ट का हमें एंटोनिम बताना है, तो एक्सपोर्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंपोर्ट। एक्सपोर्ट बोला जाता है निर्यात को और इंपोर्ट बोला जाता है आयात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें कैपेसिटी का सिनोनिम बताना है, यानी समानार्थक बताना है। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो इसका समानार्थक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर टू अचीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EQRS वाला क्वेश्चन है, पोसिटी ऑफ फंड्स जर्नल्स एंड, यहाँ पर
यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। पॉजिटिव ऑफ फंड के बाद ब्लैंक है। पॉजिटिव ऑफ फंड्स ब्लैंक जर्नल्स एंड इक्विपमेंट। अब देखिए पॉजिटिव ऑफ फंड्स क्या है बेटा, पॉजिटिव ऑफ फंड्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। पी क्यू आर एस वाले ऑप्शन में जो वर्ब मुझे दे रखी है वो ऑप्शन नंबर एस में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर एस से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखना ही नहीं है बेटा। पॉजिटिव ऑफ फंड्स के बाद यहाँ पर ब्लैंक दिया है, उसके बाद ब्लैंक के बाद ये दिया है। तो इस ब्लैंक में इन चार जो सेंटेंसेस हैं इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो पॉजिटिव ऑफ फंड्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। वर्ब मुझे दे रखी है एस वाली ऑप्शन में, ऑर्डेन्स वर्ब है। यूनिवर्सिटीज वर्ब नहीं है, एसेंशियल्स वर्ब नहीं है, सफिशिएंट वर्ब नहीं है। वर्ब क्या है, ऑर्डेन्स। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। वर्ब वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो ये बता रहा है कि इसके बाद वर्ब आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने बताया था सिम्टम्स जिसके होंगे बताना पड़ेगा। सिम्टम्स ऑफ किसके, देखो एंड के तो सिम्टम्स होते नहीं है। व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड के सिम्टम्स नहीं होते। सीरियस फॉरगेटफुलनेस और कंफ्यूजन ये नहीं आएगा। द सिम्टम्स ऑफ सेरियटी इंक्लूड, तो सिम्टम्स किसके हैं, सेरियटी के सिम्टम्स हैं, यानी एस ऑप्शन से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया, सिम्टम्स जिस चीज के होंगे उसको बताया जाएगा। तो ये जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर सेरियटी वर्ड जो है वो यहाँ पर फिट हो रहा है, क्योंकि सेरियटी के ऑप्शंस होते हैं और सिम्टम्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। सेरियटी पे ऑप्शन ऑप्शन जो है उसमें सेरियटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है आपको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन which can be substituted for the given word sentences. A person who solitude का मतलब होता है एकाकीपन। एक व्यक्ति जो एकाकीपन में जीता है उसे उसका जो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है रिकाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से प्यार करता है, यानी जो किताबों का प्रेमी है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा बिब्लियोफाइल, ठीक है। जो किताबों का प्रेमी है उसके लिए बोला जाता है वर्ड बिब्लियोफाइल, ठीक है बेटा। आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं। वंस अगेन थैंक यू।